वीडियो क्या बनाओगे? सर याद के लिए ऋतिक बना रहा है। हाँ बेसिकली क्या स्क्रूज है ना, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट बेसिक इम्प्लांट होता है ऑर्थोपेडिक स्क्रूज। क्या क्या पार्ट होते हैं स्क्रूज के? हेड होता है, शाफ्ट होती है, ये स्मूथ पार्ट होता है, शैंक भी कहते हैं इसको। उसके बाद जहाँ पर शाफ्ट और इसका इंटरफेस होता है उसको रन आउट कहते हैं, रन आउट। और ये जो सर्कुलर वो दिख रहा है इसको कहते हैं पिचेस, पिच। ठीक है, तो बेसिकली 4 पार्ट होते हैं स्क्रूज के, इतना तो पता होना चाहिए। हेड हो गया, हेड होता है, ठीक है, हेड। और भी सब पार्ट्स होते हैं, मोटे मोटे बात पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। हेड हो गया, उसके नीचे स्मूथ पार्ट ये शाफ्ट है, ठीक है। ये पिच, ठीक है। और ये जहाँ पे मिलता है पिच और ये इनका जो हाँ जंक्शन है इसको रन आउट कहते हैं, ठीक है। और कितने टाइप के स्क्रूज होते हैं ब्रॉडली? कैंसलस, कॉर्टिकल। हाँ कॉर्टिकल होते हैं, कैंसलस होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है जब ये एक स्क्रू है और एक ये स्क्रू है, इसमें क्या डिफरेंस कुछ समझ में आ रहा है डिफरेंस? ज़्यादा है। हाँ तो ये कैंसलस स्क्रू है, ठीक है। पिच कम है, कॉर्टिकल स्क्रू है, बेसिकली ये डिफरेंस है, ठीक है। 2 टाइप के स्क्रूज हैं, कॉर्टिकल, कैंसलस। और उसके अलावा फिर कैनुलेशन के हिसाब से भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं कैनुलेटेड स्क्रूज और एक होते हैं नॉन कैनुलेटेड स्क्रूज। कैनुलेटेड मतलब जिसमें कि जैसे ये इसमें दिख रहा है, होल दिख रहा है सबको? यस सर। कैनुलेटेड स्क्रू है, इसका मतलब ये है इसके अंदर कोई वायर चला जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये तो खैर मोटा वायर है, अदरवाइज इसके अंदर एक वायर पास हो जाएगा, है ना। ये वायर पास हो रहा है इसके अंदर, पूरा निकल जाएगा। बेसिकली आप गाइड वायर से आप डाल सकते हैं बोन में, उसके ऊपर ड्रिल करा आपने, फिर आप उस गाइड वायर की हेल्प से वायर को ऐसे रखकर इसको उसके ऊपर डाल दी, फिर आपने स्क्रू ड्राइवर से अपने टाइट कर दिया, ठीक है ना। स्क्रू के जो हेड ये होता है, ये भी बहुत टाइप के होते हैं, हेक्सागोनल होते हैं, रोज टाइप होते हैं, ये कोई ज़रूरत नहीं समझने की, ठीक है। तो कॉर्टिकल, कैंसलस हो गए आपके। एक होते हैं लॉकिंग स्क्रूज, एक होते हैं नॉन लॉकिंग स्क्रूज, ठीक है। अब कॉर्टिकल कैंसलस पहचान लेंगे, कैसे पहचानना है। लॉकिंग नॉन लॉकिंग कैसे पहचानेंगे? लॉकिंग स्क्रू पता है किसी को क्या होते हैं? प्लेट होती है ना, जैसे ये एग्जांपल प्लेट है, ठीक है। तो एक स्क्रू जो होगा एक तो बोन में आके टाइट होता है, उसको कहते हैं नॉन लॉकिंग। और एक टाइप के स्क्रूज होते हैं जो कि प्लेट में लॉक हो जाते हैं, ठीक है। जो प्लेट में लॉक होंगे ना स्क्रूज, उनके जो हेड होगा यहाँ पर भी सेलेक्शंस बने होंगे फॉर द पर्पज ऑफ लॉकिंग। दिख रहा है सबको? ठीक है ना। अपने हाथ में लेके जल्दी रोटेट करो, सबको दिखा दो। हाँ वो लॉकिंग है। और ये नॉन लॉकिंग स्क्रू, एक नॉर्मल से स्क्रू है, ठीक है ना। ये लो तुम पास कर दो सबको, जल्दी जल्दी लेना, इतना वो नहीं है, फोटो खींच लो सबकी। फोकस ही नहीं आ रहा हमारे इसमें है, हम यूज करके हमारे पूरा है। नाम बता दो, है तुम्हारा नाम? पूरा नहीं है सर, नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? यस कॉर्टिकल, कैंसलस, लॉकिंग, नॉन लॉकिंग डिफरेंस समझ में आ गया? कैनुलेटेड, नॉन कैनुलेटेड डिफरेंस समझ में आ गया? ये कौन सा है? नॉन कैनुलेटेड। हाँ कॉर्टिकल है और नॉन कैनुलेटेड। एक स्क्रू मतलब सर एक सेकंड पीछे नहीं है यार, ये आपस में डिस्कशन बंद कर दो या तो फिर अब जाओ आप पीछे आके बैठो। आगे से नहीं दिख रहा कैनुलेटेड दिखा दीजिए। ये है, देखो कैनुलेटेड स्क्रू दिख रहा है, तुम होल नहीं ठीक तो कॉर्टिकल कैनुलेटेड वो देख लें। हाँ तो बेसिकली जो स्क्रूज होते हैं किसी भी टाइप के हो सकते हैं, ये नहीं कि अगर ये कोई कहे कि ये स्क्रू क्या है, जैसे एक कैंसलस स्क्रू है, कॉर्टिकल नहीं, आपको सब बताना होगा। नॉन कैनुलेटेड है यानी सॉलिड स्क्रू है ना, लॉकिंग है, कैंसलस है, कॉर्टिकल है, सब बताना पड़ेगा उसमें, ठीक है। अब ये है कॉर्टिकल स्क्रू, ये भी कॉर्टिकल स्क्रू है। कैंसलस की पिच जो होगी सर ये कॉर्टिकल के साथ लॉकिंग भी है। हाँ ये कॉर्टिकल के साथ लॉकिंग है, ये कैंसलस के साथ लॉकिंग है, ठीक है ना। कॉर्टिकल और कैंसलस में डिफरेंस आना चाहिए, बेसिकली लॉकिंग नॉन लॉकिंग में डिफरेंस आना चाहिए, ये मेन पॉइंट होगा अभी आए। और ये इसका एक शाफ्ट है, शाफ्ट का डायमीटर देखो, इसका बाहर का डायमीटर देखो, डिफरेंस ज़्यादा दिख रहा है इसमें, बाहर का डायमीटर ज़्यादा है, शाफ्ट पतली है इसकी, नहीं दिख रहा है। ये कैंसलस स्क्रू हो गया। कॉर्टिकल में मोर और लेस सेम डायमीटर होगा, ये डिफरेंस है।
ये कैंसलस है। ये वाला जो है वो अंदर तो पतली सी लाइन है, ऊपर बाहर बड़ा है। हाँ ये कॉर्टिकल है, ठीक है, पहचान लेंगे सब ना, कॉर्टिकल कैंसलस। तो ये वाला कैंसलस हुआ ना? हाँ देखो, हाँ ये कैंसलस स्क्रू है। सर ये कॉर्टिकल हुआ। हाँ ये तो होता ना कैनुलेटेड। हाँ कैंसलस स्क्रू है। अब स्क्रूज भी अलग अलग टाइप, कैंसलस स्क्रू जैसे अब ये है, अब ये इसमें पूरे में इसके नहीं है आपके थ्रेड्स, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, कौन सा थ्रेडेड होगा, पार्शली थ्रेडेड, ठीक है ना, पार्शली थ्रेडेड है। इसकी शैंक जो है स्मूथ है, लॉन्ग इसकी शाफ्ट है, स्मूथ शाफ्ट है, और ये स्मूथ है बहुत, ठीक है। तो 1/3 थ्रेडेड है, ऑलमोस्ट 1/3 लेंथ इसकी थ्रेडेड है, अदरवाइज बाकी सब स्मूथ है। 1/3 थ्रेडेड भी आता है, हाफ थ्रेडेड भी आता है, एग्जाम में यही रखा होगा कि यही ट्रे वहाँ पहुँच जाएगी। तो 1/3 थ्रेडेड है, और फुली थ्रेडेड ये हो गया, फुली थ्रेडेड है। इसमें इसका क्या काम होता है, हाँ 1/3 इसको क्यों स्मूथ रखा है हम लोगों ने, इसको स्मूथ इसलिए रखा है ताकि एज अ लैग स्क्रू काम करे। लैग स्क्रू का मतलब होता है कि कंप्रेशन देने के लिए जहाँ हमें कंप्रेशन चाहिए होता है फ्रैक्चर एंड्स के बीच में, तो ये स्लाइड कर जाता है, और जब ये फ्रैक्चर एंड से फ्लो डिस्टर्ब फ्रेगमेंट में जाएगा, जैसे जैसे एडवांस होगा ये फ्रेगमेंट को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। और जो ये होते हैं ये वाले स्क्रूज में लैग स्क्रू का प्रिंसिपल काम नहीं कर पाता यूजुअली, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट, ये वाला है तो कैंसलस ना बोलेंगे हाँ तो हाँ कैंसलस है ना, कैनुलेटेड कैंसलस स्क्रू है, 1/3 थ्रेडेड है, पार्शली थ्रेडेड। लैग वाला कौन सा बता दीजिए एक बार। ये है लैग स्क्रू। मतलब क्या काम क्या था इसका। लैग स्क्रू का काम होता है इंटर फ्रेगमेंटरी कंप्रेशन देने में। आपके दो फ्रैक्चर एंड ऐसे पड़े हैं, ठीक है, आप स्क्रू को एज अ कंप्रेशन टूल भी यूज़ कर सकते हैं। आपने स्क्रू डाला, आपका स्क्रू यहाँ से पास हो गया, ये तो स्मूथ है, यहाँ तो कुछ नहीं खींचेगा बोन को। जैसे इस बोन में आएगा, जैसे आप आगे बढ़ाएंगे ये आपको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा, ठीक है। जैसे आपका ये निकल जाएगा आपके फ्रैक्चर एंड कंप्रेस हो जाएंगे, ठीक है। ये लैग स्क्रू का मतलब होता है, ठीक है। अब इसमें दो डायमीटर होते हैं, एक तो कोर डायमीटर होता है, एक थ्रेड डायमीटर होता है, ठीक है ना। एक किसी भी स्क्रू के दो डायमीटर होते हैं, कोर और थ्रेड। तो कोर डायमीटर जो होता है, अंदर की जो मेन बॉडी दिख रही है आपको शाफ्ट, वो कोर डायमीटर होता है, दिख रहा है। ये पतली सी अंदर बॉडी दिख रही है सॉलिड पे, जिस पे बनी हुई है थ्रेड्स। उसके बाहर का जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है, दिस इज द थ्रेड डायमीटर, ठीक है ना। क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है कि अलग अलग डायमेंशंस के स्क्रूज आते हैं, 2.5, 2.7, 3.5, डिपेंडिंग अपॉन आप किस मोड में लगा रहे हैं इसको, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि 4.5 का अगर ये मेरे पास है, तो कितने का इसकी ड्रिल बिट होगी, जितना कोर डायमीटर होगा, ठीक है। आपको नहीं बताना है कि 2.5 की ड्रिल बिट समझ रहे हैं ना। ड्रिल देखिए, ड्रिल जिससे दीवार चेंज करते हैं, उसके आगे एक वो लगाते हैं नुकीली सी चीज़ जो होती है, उसको ड्रिल बिट कहते हैं, ठीक है। बिट कहते हैं, ड्रिल बिट कहते हैं। तो अब मान के चलिए एक 3 mm का स्क्रू है, 3.5 mm का स्क्रू मेरे पास है, मैं 3.5 से ही अगर छेद कर दूँ तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो स्क्रू तो नॉर्मली फट से घुस जाएगा ना उसके अंदर, तो स्क्रू का काम तो करेगा नहीं, टाइट तो हो नहीं पाएगा जो हमें चाहिए। तो डायमीटर यूजुअली जिससे हम ड्रिल करते हैं वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू स्क्रू का डायमीटर। तो वो बेसिकली वो कोरिलेट करता है कोर डायमीटर से। कोर डायमीटर फॉर एग्जांपल 3.5 mm का कोई स्क्रू अगर है हमारे पास, तो 2.5 से ड्रिल करेंगे। क्यों? क्योंकि 3.5 mm के स्क्रू का कोर डायमीटर 2.5 होगा। मतलब हम लेबलिंग जो है वो कोर डायमीटर के हिसाब से करते हैं स्क्रूज। अब जैसे ये स्क्रू है, ठीक है, नहीं पता डायमीटर कितना है, किसी ने पूछा सर इसके कितने mm से आप ड्रिल करेंगे, तो सिंपल आंसर ये जितना कोर डायमीटर है उतने से हम ड्रिल कर देंगे, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अब मतलब जो यहाँ से बिट अंदर जाएगी वो कोर डायमीटर के बराबर है। बिट क्यों जाएगी इसके अंदर, बिट तो थोड़ी जाएगी, बिट तो आप बोन तक जाएंगे ना, इसके अंदर बिट नहीं जा पाएगी, इसके अंदर तो वायर जाएगा, सिंपल 1 mm का वायर जाएगा, ठीक है। 1 mm का वायर जाएगा, दीवार में छेद कर आप- दिया, गिट्टा हाँ, ठोकते हैं ना, छेद कर दिया, उसके बाद हमने ड्रिल बिट ली, उसको ड्रिल कर दिया। छेद छोटा होगा, ये बड़ा होगा, तभी वो उसमें कंप्रेशन आएगा, वरना तो फिर वो थ्रू एंड थ्रू निकल ही जाएगा फिर। तो जैसे कि आपने बोला 3.5 मिलीमीटर स्क्रू का डायमीटर है, तो वो हाँ। स्क्रू का कोर डायमीटर है, 3 पॉइंट नहीं वो थ्रेड है। हाँ वो थ्रेड डायमीटर, जितने भी डिलीमीटर डायमीटर, कोई अगर कहे कि 5 mm का मेरे पास स्क्रू है, वो थ्रेड डायमीटर कह रहा है, ठीक है। कोर डायमीटर बेसिकली अंदर का डायमीटर कोई मेंशन नहीं करता, लेकिन ड्रिल बिट उसी डायमीटर की हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये लॉकिंग। अब समझ में आ गया स्क्रूज, इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं कुछ ज़्यादा पूछने वाले हैं इसमें, ठीक है। जी सर। अब ये प्लेट्स हो गई, ठीक है, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, प्लेट ये है, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, ठीक है। इनको सबको साथ ही में रख लो। आगे से ले लो फोटो, ले लो तुमने लिया, मैंने स्क्रू की नहीं ली है। कोई तो इसमें दे दो, उसमें वाला स्क्रू दे दो, ठीक है, चलो। ड्राइव पे फोल्डर बना दूंगा, उसमें अपलोड कर दीजिए। ठीक है। अगर ये इम्प्लांट अगर किसी ने एग्जाम में पूछवा लिया कि ये कौन सी प्लेट है, नाम पता है किसी को?
बहुत कॉमनली यूज प्लेट होती है, इसे कहते हैं रिकॉन प्लेट, RECON, रिकन्स्ट्रक्शन प्लेट, शॉर्ट फॉर्म रिकॉन प्लेट, REC रिकॉन प्लेट, ठीक है। इसका क्यों रिकन्स्ट्रक्शन कहते हैं, आप इजीली मोल्ड हो जाती है, ठीक है, हाथ से या प्लायर होते हैं हम लोगों के पास। तो इसका यूज़ कहाँ पर है, जहाँ आपको बोन के सर्फेसेज ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल फ्रैक्चर एसिटाबुलम। अब एसिटाबुलम की कैविटी ऐसी है तो आपको वहाँ पे लगाने के लिए थोड़ा प्लेट को मोल्ड करना पड़ेगा। ये सब स्टिफ हैं, ये मोड़ नहीं पाएंगे, ठीक है, वहाँ पे रिकॉन प्लेट यूज़ करते हैं। या फिर इसका यूज़ क्या हो सकता है, इंट्राकॉन्डाइलर ह्यूमरस, ये ह्यूमरस यहाँ होती है ना, ह्यूमरस का ऐसे होता है, वहाँ पर आप इस प्लेट को यूज़ कर सकते हैं। इसको ह्यूमरस की शेप में कंट्रोल कर दिए, ठीक है, यहाँ से ये मोड़ दिया, ह्यूमरस की शेप में हो गई। जिस शेप में आप चाहें इसको कर सकते हैं। इसका 3.5 mm के स्क्रूज इसके अंदर जाते हैं, ठीक है, रिकॉन में, जो मेरे पास यहाँ पर हाथ में है 3.5 mm के इसमें स्क्रूज जाते हैं, ठीक है, रिकॉन प्लेट हो गई। यूज़ बता दी, एसिटाबुलम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, एसिटाबुलम, फिबुला, जो छोटी बोन्स हैं जहाँ पर कॉन्टूरिंग करनी है आपको, वहाँ रिकॉन प्लेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कौन सी प्लेट है, कुछ नहीं पता अगर तो सिंपल बोलना है, सर डायनामिक कंप्रेशन प्लेटिंग, ठीक है, डायनामिक कंप्रेशन प्लेट है। अब डायनामिक कंप्रेशन प्लेट 3 टाइप की होती है। एक होती है स्मॉल फ्रेगमेंट डायनामिक कंप्रेशन प्लेट, एक होती है NDCP, नैरो डायनामिक कंप्रेशन प्लेट, और एक होती है ब्रॉड DCP, ठीक है। 3 टाइप की प्लेट्स हो गई हैं, ये नैरो DCP, ब्रॉड DCP, और एक SF DCP है, वो है नहीं यहाँ पर, बहुत थोड़ी डायनामिक कंप्रेशन प्लेट, ठीक है। कंप्रेशन क्यों कह रहे हैं इसको, रिकॉन प्लेट में कंप्रेशन अचीव नहीं होता है ना, इसमें जो ये होता है ना अंदर ओवल होता है, आप जैसे ही इसमें स्क्रू टाइट करेंगे तो ये प्लेट स्लाइड करती है बोन पे। प्लेट जब स्लाइड करेगी तो ये इस वाले एंड को फ्रैक्चर को अपनी तरफ, जैसे फ्रैक्चर यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ फ्रैक्चर है, मैं यहाँ पे स्क्रू टाइट करूँगा तो प्लेट स्लाइड करेगी, प्लेट स्लाइड करके फ्रैक्चर एंड को ले आएगी, कंप्रेशन लाएगी आपस में। ये है कंप्रेशन प्लेटिंग का प्रिंसिपल, बेसिक, ठीक है। ये डिटेल में क्यों होती है, स्लाइड कैसे होती है, वो एक अलग चीज़ है। ये तो रिकॉन प्लेट है, इसका फंक्शन बेसिकली आप सिर्फ बट्रेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, कंप्रेशन नहीं है। तो कंप्रेशन प्लेटिंग का ये रीज़न है, ठीक है। तो ये है नैरो DCP, ये है ब्रॉड DCP, ठीक है। नैरो और ब्रॉड क्यों बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है भाई। नैरो ये है, पतली दिख रही है ना, इसका ब्रेथ मतलब चौड़ाई, ये वाली चौड़ाई है, और ये ब्रॉड DCP है, मतलब चौड़ी है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यूज़ भी इनका अलग अलग होगा। नैरो DCP कहाँ यूज़ कर सकते हैं, फ्रैक्चर ह्यूमरस में यूज़ करते हैं यूजुअली, ठीक है। शाफ्ट ह्यूमरस में हम लोग यूजुअली नैरो DCP यूज़ करते हैं। ब्रॉड DCP का यूज़ अब लिमिटेड है, पहले इसको यूज़ करते थे फीमर वगैरह के फ्रैक्चर्स में, अब भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। शाफ्ट अब यूजुअली फीमर के नेल्स वगैरह बन गई है तो अब नहीं करते हैं, अदरवाइज ये इसमें इसको 4.5 mm का जाता है, ठीक, 3.5 की ड्रिल बिट होती है उसमें, दोनों में नैरो और ब्रॉड दोनों में, ठीक है। एक हाँ 4.5 mm का स्क्रू जाता है इसमें, ठीक है। सर दोनों एक साथ रखे होंगे या अलग अलग, मतलब एक ही हो रख सकते हैं इसमें से? नहीं, प्लेट में तो एक जैसे रखे होंगे इस टाइप से, आप सर उठा के दे देंगे, ये तुम कंपैरिजन के लिए तुम हो सकता है ना मिल पाए उस टाइम पे, तो थोड़ा इसको दिमाग में रखना, रखी यही प्लेट जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली है, तो इसको दिमाग में रखना इस चीज़ को। एक SF DCP भी होती है, वो नहीं है यहाँ पर, तो हो सकता है सामने भी ना रखी जाए, है ना, स्मॉल फ्रेगमेंट में ना रखी जाए। तुम लोग यार आपस में क्यों बात करना शुरू कर देते हो, आपस ही में डिस्कस कर लो, मैं हो आता हूँ घूम फिर के आ जाता हूँ फिर, ठीक है। तो ये NDCP है, लाओ प्लेट, अच्छा देख लो। एक SF DCP भी होती है, उसका यूज़ कहाँ होता है, फोरआर्म फ्रैक्चर्स में। फुल फॉर्म पूछ लें, स्मॉल फ्रेगमेंट डायनेमिक कंप्रेशन प्लेट, नैरो डायनेमिक कंप्रेशन प्लेट, ब्रॉड DCP, ठीक है। वो फोरआर्म फ्रैक्चर्स में यूज़ करते हैं, उसमें 3.5 mm का, वो इससे भी छोटी होती है, ठीक है। वही यहाँ है नहीं, मैंने पूछा था तो एग्जाम में शायद ना रखी जाए, ठीक है। तो ये बेसिक प्लेट्स हो गई। प्लेट्स का यूज़ पता चल गया ना सबका, क्या क्या है सर ये दोनों अब ये सब प्लेट्स हो गए। अब ये बची 2 टाइप की प्लेट ये भी रखी हैं। ये क्या है, ये कौन सी प्लेट है, इसमें उसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा था, बेसिक डिफरेंस दिख रहा है कुछ अंदर इसमें सेरेशन टाइप कुछ? हाँ, इसमें जो है ना देखो, अब ये भी एक प्लेट है, ये भी एक प्लेट है, इसमें 2 होल्स दिख रहे हैं, कॉम्बी होल कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें सिंपल होल दिख रहे हैं। कॉम्बी होल का क्या मतलब होता है, और दूसरा मेन डिफरेंस क्या दिख रहा है इसमें, हाँ नीचे ये दिख रहा है अंडर सरफेस पे सेरेटेड है, ठीक है। सेरेशन का मतलब ये है, इसमें सेरेटेड नहीं होगा, इसमें बिल्कुल सॉलिड है बिल्कुल, ये ठीक है, दिख रहा है ना सबको। ये सेरेशन से एक में नहीं है। ये होती है लॉकिंग कंप्रेशन प्लेट, LCP कहते हैं इसको। क्यों, इसमें लॉकिंग स्क्रूज जाते हैं, ठीक है। इसमें सेरेशंस दिख रहे हैं इसके अंदर, ये दिख रहे हैं सबको, देखो इसके अंदर एक कॉम्बी होल में एक होल जो होगा उसमें सेरेशंस भी होंगे,
उसमें लॉकिंग जो मैंने स्क्रू बताया था उसके हेड में सेरेशंस थे, वो उससे करस्पॉन्ड करती हैं। तो आपका पेट से लॉक हो जाएगा, आप बोन में टाइट करने से पहले पेट में लॉक हो जाएगा। और कोई अगर पूछे इसका यूज़ क्या होता है, ये प्लेट्स ट्रेडिशनली यूज़ हो रही थी, तो इन प्लेट्स को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी, इसका कोई रीज़न पूछ सकता है? ये अभी दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका हाँ बताओ रीज़न। इसका रीज़न ये होता है ना कि आप जब लॉकिंग स्क्रू यूज़ आपने फॉर एग्जांपल फ्रैक्चर रिड्यूस कर लिया, ठीक है। अब जब हम ये वाली प्लेट लगाते हैं तो हम सीधे पेरियोस्टियम पे लगाते हैं प्लेट। ये फ्रैक्चर है, ये मेरी बोन है, यहाँ पे मैंने लगा दी प्लेट, ठीक है। अब पेरियोस्टियम की ब्लड सप्लाई भी होती है कुछ, जब आप प्लेट लगा देंगे उस पर कंप्रेशन ला देंगे तो उसकी ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाएगी, ठीक है। जब आप प्लेट रिमूव करेंगे तो बोन इनहेरेंटली वीक हो जाएगी वहाँ की। अब इस प्लेट का यूज़ क्या है कहाँ, ठीक है। अब यहाँ मैंने एक प्लेट रखी है, अगर इस प्लेट का यूज़ क्या है, ये बोन से दूर रहती है, ठीक है। एज ए इंटरनल स्प्रिंट काम करेगी, और ये जो है ये लॉकिंग जो है इसके स्क्रूज लॉक कर देंगे प्लेट को यहाँ पर ही पहले ही बोन से, मतलब रेडियोलॉजिकली आपको शायद ना दिखे लेकिन वहाँ होता है, बोन में गैप होगा तो पेरियोस्टियम की ब्लड सप्लाई प्रिजर्व रहेगी। तो कोई अगर पूछता है तो मेन रीज़न यही है कि सर पेरियोस्टियम की ब्लड सप्लाई प्रिजर्व रहेगी लॉकिंग प्लेट्स में, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। दूसरा रीज़न, इसमें ग्रूव्स दिख रहे हैं, एक और रीज़न ये भी है, प्लेट अगर चिपक भी जाती है तो कुछ कुछ जगह पर एटलीस्ट ब्लड सप्लाई मेंटेन रहेगी, वो पूरा स्ट्रिप करके पेरियोस्टियम की ब्लड सप्लाई हैम्पर करेगा, ठीक है। तो अब ये न्यूअर टाइप की प्लेट है, लॉकिंग है। अब कुछ प्लेट्स हैं, फॉर एग्जांपल डिस्टल फीमर का किसी को फ्रैक्चर अगर हो जाता है, प्रॉक्सिमल टिबिया का फ्रैक्चर होता है, तो वहाँ पे एक पेक्युलर एनाटॉमी होती है उस जगह की। हाँ, प्रॉक्सिमल टिबिया की एक अलग से एनाटॉमी है। टिबिया देखिए ना, टिबिया बोन, फीमर देखिए, डिस्टल फीमर कॉन्डाइल्स होते हैं बड़े, तो उनके लिए बनी एनाटॉमिकली कॉन्टूर प्लेट्स, ठीक है। ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि डिस्टल फीमर है या प्रॉक्सिमल टिबिया है, ये कोई नहीं पूछेगा, ये प्रॉक्सिमल टिबिया की प्लेट है। लेकिन ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको सिंपल ये बताना है सर अलग सा शेप दिख रहा है ना सबको इस प्लेट का, सिंपल रेक्टेंगुलर या उस टाइप की शेप तो नहीं है जो कन्वेंशनल होता है। तो क्या होगी, एनाटॉमिकली कंट्रोल लॉकिंग कंप्रेशन प्लेट, सही है। एनाटॉमिकली कंट्रोल मैंने क्यों कहा, क्योंकि एनाटॉमिकल शेप को ये बनाई गई है, कस्टम मेड। लॉकिंग क्यों कहा, ये है। कंप्रेशन क्यों कहा, इसमें इस प्लेट से लगाते हैं कंप्रेशन आता है, ये एनाटॉमिकली कंट्रोल्ड LCP कहते हैं। ये रिसेंट एडवांसेस में है, ये अब आजकल ज़्यादातर फ्रैक्चर्स में यही यूज़ होती है सब प्लेट्स की। अगर इसका यूज़ का कोई पूछ ले, अगर एनाटॉमिकली कंट्रोल प्लेट का यूज़ कहाँ हो सकता है, तो जहाँ जहाँ आपकी एनाटॉमिकल प्रॉक्सिमल ह्यूमरस का फ्रैक्चर है, ठीक है, तो फिलॉस करके एक प्लेट होती है वो लगाते हैं। ये प्रॉक्सिमल टिबिया की प्लेट है, ठीक है। डिस्टल टिबिया के अराउंड अगर मेडुलाई का फ्रैक्चर है तो वो भी कंटूरिंग ज़रूरत होती है, तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं हम। डिस्टल फीमर में यूज़ करते हैं कंप्रेशन पे, है ना, इस टाइप के एनाटॉमिकली कंट्रोल प्लेट्स होती हैं। तो ये बेसिकली मोटी मोटी बात होगी आपकी प्लेटिंग की। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है समझने की। मेन आपको डिफरेंस लॉकिंग और इसमें नॉन लॉकिंग प्लेट में पता होना चाहिए डिफरेंस क्या है। कंप्रेशन प्लेटिंग SFDC पे MDCP में डिफरेंस आना चाहिए। ये देखो, ये है, ये होगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, बताओ हीट की प्रोस्थेसिस होगी, ये है प्रोस्थेसिस है बेसिकली, ये भी एक प्रोस्थेसिस है, ठीक है। अलग अलग टाइप्स के हैं। ये रख दूँ मैं प्लेट, सबको समझ में आ गई ना। ये दो टाइप की हिप प्रोस्थेसिस हैं। कहाँ यूज़ होता है इसका, हाँ जहाँ हिप रिप्लेस करेंगे आप वहाँ करेंगे, ठीक है। यूजुअली मोर देन 60 ईयर्स में अगर फ्रैक्चर नेक और फीमर वगैरह होते हैं तो उसमें हेमिआर्थोप्लास्टी कहते हैं उस ऑपरेशन को, पढ़ा होगा ये तो, हेमिआर्थोप्लास्टी। तो दो टाइप के प्रोसेसेस यूज़ होते हैं कन्वेंशनल, ऑस्टिन मोर और थॉमसन, ठीक है। तो इसमें से ऑस्टिन मोर कौन सा है, थॉमसन कौन सा है, ये वाला नहीं, थॉमसन नहीं है, ठीक है। ये ऑस्टिन थॉमसन है ही नहीं, ये ऑस्टिन मोर प्रोसेसेस है, ठीक है। थॉमसन सॉलिड होता है, ये मॉड्यूलर बाइपोलर है, इसमें देख रहे हैं बाइपोलर मॉड्यूलर, ये बाइपोलरिटी है, ठीक है। सो ये मॉड्यूलर नहीं है, सिंपल बाइपोलर है, ठीक है। सिंपल बाइपोलर, हाँ, इसमें नेक भी होती है। आप उसमें डिटेल में ना घुस के आप सिंपल से बाइपोलर प्रोसेसेस, यूनिपोलर प्रोसेसेस, ठीक है। एग्जामिनर अगर पूछता है क्वेश्चन कि किस टाइप का प्रोसेसेस है तो यूनिपोलर प्रोसेसेस, ठीक है। ये लोग हो जाता है, ये बाइपोलर है। हाँ ये बाइपोलर, ये यूनिपोलर है, इसमें आर्टिकुलेशन नहीं है, ये ठीक है।
ये आपका अब हेड जाएगा, आपको जब आपने रिप्लेस करा एज अ हेड फंक्शन करेगा, एसिटाबुलम में ये करेगा मूव, ठीक है, डायरेक्टली। जब बाइपोलर लगाते हैं हम तो ये आपने अंदर के हेड को रिप्लेस करा, मूवमेंट दो एक्सिस में होगा, एसिटाबुलम और इसके बीच में होगा, अंदर बियरिंग और इसके बीच में मूवमेंट होगा, ठीक है। तो थियोरेटिकली लोग कहते हैं इसके ज़्यादा एडवांटेज होते हैं इसके ऊपर। आइडेंटिफिकेशन से ज़्यादा नहीं पूछता है कोई, मैंने एग्जाम जितने भी देखे हैं सर, ठीक है। प्रैक्टिकली सर ये यूज़ करते हैं, ये नॉर्मली जो ये थोड़ा कॉस्टली होता है, ठीक है। ऑस्टिन मूर तो सबसे सस्ता होता है, अब इसको बहुत ही ऑब्सोलीट हो चुका है, नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन अभी कहीं कहीं यूज़ करते हैं, हम लोग भी यूज़ कर लेते हैं, बहुत पुअर पेशेंट्स है, मोर देन 80 ईयर्स ओल्ड एज है, बस आपका ये है कि पेशेंट का पेन रिलीव करना है, ठीक है। ऑस्टिन मूर की सबसे अच्छी बात ये होती है इसमें सीमेंट का यूज़ नहीं करना होता है आपको, ठीक है। अदरवाइज जो थॉम्सन प्रोसेसेस है उसको सीमेंट बोन सीमेंट उसमें यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। थॉम्सन तो यहाँ पर है ही नहीं ना सर। थॉम्सन नहीं है इसमें। सर होल्स का कुछ काम है या नहीं? हाँ, होल का ये आई जो होती है इसको आई कहते हैं, दिख रही है छेद दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। आई इज़ फॉर इम्प्लांट रिमूवल, अगर आपको किसी भी रीज़न से इम्प्लांट निकालना है इसका तो इसमें हुक लगा के आप इसको ईजिली रिट्रीव कर सकते हैं। इन होल्स का क्या काम है, ये होल्स हैं किसी रीज़न से हैं, इसका बेसिकली काम होता है बोन ग्राफ्ट में या बोन इन ग्रोथ होती है, जब अगर हम कनाल में डालते हैं तो बोन इन ग्रोथ भी होती है कुछ, तो इस होल के अंदर बोन बनती है, तो लोग कहते हैं इसका ये यूज़ होता है, ठीक है। और रेडियोलॉजिकली एक्सरेज में एक बार डायरेक्शन भी आइडिया लग जाता है इससे, मोर और लेस, लेकिन इसका मेन यूज़ यही होता है कि आपको बोन इन ग्रोथ के लिए काम आती है, और ये आई होती है, ठीक है। तो ये दो टाइप के प्रोसेस हो गए। थॉम्सन नहीं रखा हुआ है, अब एग्जाम में कोई रख दे तो नहीं है, फिलहाल नहीं था डिपार्टमेंट में, ठीक है। अभी जहाँ तक एग्जाम में भी नहीं होगा। ऑस्टिन मूर तो है, लेकिन ये तो पूछेंगे। इंडिकेशन इसके पता होनी चाहिए, इंडिकेशन फ्रैक्चर और कोई फ्रैक्चर इंटरटोकेंट्रिक में यूज़ कर सकते हैं रेयरली, एवियन में नहीं। एवियन में जो होता है वो टोटल हिप रिप्लेसमेंट होता है, ठीक है, वो अलग होता है, वो एसिटाबुलम भी अलग होता है, वो पूरा अलग है वो। ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी टोटल होता है। हाँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी, ऑस्टियोआर्थराइटिस हिप बहुत रेयर चीज़ है ना, इंडिया में यूजुअली नहीं मिलता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस नी मिलता है, तो नी में टोटल नी रिप्लेसमेंट करते हैं, उसका एक कंपोनेंट रखा है फीमर का। तो अगर पूछ आइडेंटिफिकेशन से ज़्यादा इसमें कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। ये एक फीमर का कंपोनेंट है आपका, और ये लाइनर है अंदर का, बीच में जॉइंट में जो लगाते हैं, टीबिया की वो नहीं है ट्रेन के पास, ठीक है। तो ये TKR का एक कंपोनेंट है, बस इतना बता सकते हैं, टोटल नी रिप्लेसमेंट का एक कंपोनेंट है, और ये उसका पॉलीथाइलिन लाइनर है। इंडिकेशन क्या है टोटल नी रिप्लेसमेंट का, ऑस्टियोआर्थराइटिस इज द मोस्ट कॉमन इंडिकेशन, ठीक है। तो ये हो गया इंडिकेशन, इसका ही पता होना चाहिए हमें आर्थ्रोप्लास्टी का, ठीक है। कोई भी एवियन ना बोले, अगर ऑस्टिन मूर में इसमें ये ना बोले कि एवियन में ऑस्टिन मूर करते हैं, नहीं करते हैं। एवियन वगैरह अगर होता है या फिर इस टाइप की डिजीज़ है, ट्यूबरकुलोसिस है, तो उसमें हम लोग टोटल हिप रिप्लेसमेंट प्रेफर करते हैं, ठीक। एक टाइप की पेट ये भी है, ये कहाँ यूज़ करते हैं, देखा है किसी ने इस पेट को, देखा है, ये है DHS, डायनामिक। अच्छा ये वो है। आइडेंटिफिकेशन पहले आना चाहिए, बात की बात बाद में है। डायनेमिक हिप स्क्रू, आप पहचान नहीं पाओगे उसके बाद तो अगला सवाल ही नहीं होगा। फिर DHS बता ही दो नाम पहले, उसके बाद फिर क्या पूछेंगे, इंडिकेशन की कहाँ यूज़ करते हैं इसको, इंटरटोकेंट्रिक फ्रैक्चर में, स्टेबल टाइप ऑफ इंटरटोकेंट्रिक फ्रैक्चर्स में इसको यूज़ करते हैं, डायनेमिक स्क्रू को। ये बैरल प्लेट कहते हैं इसको, डायनेमिक हिप स्क्रू की, और दिस इज लेग स्क्रू, ठीक है। ये अंदर जाता है इसके यहाँ से, ये आया समझ में नहीं आया। ये प्लेट जो है फीमर के, समझ लो फीमर अगर ये है तो फीमर के यहाँ पर अटैच होती है, और ये हेड में जाता है ये पोर्शन, ठीक है। ये स्क्रू है यहाँ पर, ये लेग स्क्रू है। पार्ट्स बता दो उतना ही काफी है, ये कंप्रेशन अचीव करने के लिए होता है, ठीक है ना। आई बात समझ में, DHS डायनेमिक इसलिए कहते हैं, जब फ्रैक्चर जब इसमें यूनाइट होता है ना तो ये कंप्रेशन लाता है डायनेमिकली, डायनेमिक उससे इस मोड से होता है। हाँ बताओ। एनाटॉमिकली वाला प्लेट जो थी, वो तो बिल्कुल अलग है, ये तो है ना, ये तो बिल्कुल अलग है। ये DHS है, ये तो, ये ज़रूरी नहीं यही पेट रखी हो, डिपार्टमेंट में और भी 2-4 पेट रखी हैं, डिस्टल फीमर की भी पेट रखी हुई है। तो बेसिकली जो प्रिंसिपल है उसको याद रखना है। कॉम्बी होल्स दिख रहे हैं, लॉकिंग दिख रहा है, सरेशन, और थोड़ा इस टाइप का फ्लैंज दिख रहा है, या फिर नॉर्मल आपको प्लेट नहीं दिखती है, तो आप इतना बोल सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि सर ये प्लेट है, लॉकिंग प्लेट है, कंप्रेशन प्लेट है, और मोस्ट लाइकली इट इज़ एन एनाटॉमिकल प्लेट। उसके बाद अगर कोई पूछता है तो फिर हाँ सर प्रॉक्सिमल टिबिया हो सकती है, डिस्टल टिबिया हो सकती है, उसमें कोई माइंड नहीं करेगा अगर कोई MBBS में नहीं बताता है तो PG हो जाए ना, इतना कोई जोर नहीं है इसमें। ये DHS बताना, ये आना चाहिए कि ये DHS है, ठीक है। इसका एंगल है, ये कुछ कितना एंगल है, नेक्स्ट ऑफ एंगल को यूजुअली मेंटेन करते हैं 135 डिग्री के एंगल इसमें मेंटेन होता है।
एक और होता है DCS भी होता है, डायनेमिक कॉन्डाइलर स्क्रू, ठीक है। वो प्लेट रखी हुई है, उसमें बस सेम होती है, बिल्कुल सेम होती है, बस इसका जो एंगल होगा वो अराउंड 90 to 95 डिग्री होगा वो, ये और ये वाला एंगल, इसकी बात हो रही है, ठीक है। जी सर। इसका यूज़ पता होना चाहिए इंटरट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर में। फ्रैक्चर नेकोफीमर में भी यूज़ कर सकते हैं कभी कभार, ठीक है। फ्रैक्चर नेक ऑफ फीवर हो कॉर्टिकल कैंसर स्क्रूज यूज करते CCS भी यूज़ कर सकते हैं अगर वो ये अभी आपने यंग दिखाई था वही है ना? हाँ यंग पेशेंट को है अगर, उसमें CCS भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ओल्ड एज में बता रहा था मैं, ओल्ड एज में नेक फीमर का इलाज होता है रिप्लेसमेंट करना, क्योंकि उसमें वेस्कुलरिटी इतनी नहीं होती है कि वो यूनाइट करता है। ग्रेटर देन तो 60। यंग पेशेंट है 30-40 ईयर्स का, तो उसमें स्क्रूज से या प्लेट से फिक्स करते हैं। 40 ईयर का तो नेक फीमर है, आप DHS भी लगा सकते हैं, स्क्रूज भी कर सकते हैं। बेसिकली आपको उसमें है यूनियन अचीव करना है, ठीक है, ऑस्टियोसिंथेसिस जिसे कहते हैं। 60 ईयर से ज़्यादा होता है तो लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि शायद यूनाइट ना कर पाए, वेस्कुलरिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, उसमें रिप्लेस करना इज़ अ बेटर ऑप्शन। हैं। और सर ये दोनों ऑप्शन में हाँ ये दोनों ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन है, दो आ गए। ये शोल्डर पर रखा हुआ है, ठीक है। ये क्या चीज़ है बताओ, क्या है, कुछ आइडिया है किसी को? नहीं, ये एक ट्यूबुलर रॉड है, सिंपल एक ट्यूबुलर रॉड है, ठीक है। एक्सटर्नल फिक्सेटर का नाम सुना है ना? कभी कभार ऐसी कंडीशंस आती हैं कि ओपन इंजरी है, बहुत कंटामिनेटेड वुंड है, आप उसमें इम्प्लांट बॉडी के अंदर नहीं डाल सकते, है ना। फॉर एग्जांपल फीमर फ्रैक्चर है, ओपन इंजरी है, बहुत ही ख़राब क्रश इंजरी है, तो उसमें क्या करते हैं, बेसिकली स्पिंट कर देते हैं पेशेंट को। उसमें ये रॉड्स और पिन्स के थ्रू, एक बार वो नहीं लाए, एक बार वो कुछ वहाँ रखी है वो, ठीक है, पिन्स होती हैं कुछ उसमें, शैंस पिन कहते हैं उनको, उनके थ्रू एक असेंबली बनाते हैं हम लोग। चलिए फिक्सेटर उसमें हम पढ़ा दूँगा, इसका क्यों नहीं था, उसको अलग रख देते हैं। ये क्या चीज़ है? हाँ इंटरमीडिएट नर्व, कहाँ किस पार्ट की है? फीमर, है ना। फीमर, इंटरमीडिएटरी और इंटरलॉकिंग नेल, है ना। ये होल दिख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज फॉर लॉकिंग। इसमें क्या करते हैं हम, स्क्रूज डाल के, बोल्ट्स डाल के लॉक कर देते हैं नेल को। लॉक क्यों करते हैं? सिंपल शाफ्ट फीमर का फ्रैक्चर है, अगर हमने अलाइन करा उसके अंदर नेल डाल दी, ठीक है, तो अगर नेल डालेंगे तो उससे हम रोटेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बोन तो घूमती रहेगी ना, तो यूनाइट तो ही नहीं है। उसके लिए हम स्क्रूज को लॉक कर देते हैं, यहाँ से बोल्ट के थ्रू लॉक कर देते हैं ताकि बिल्कुल रिजिड हो जाए और ये लेना अंदर, रोटेशन को प्रिवेंट करने के लिए लॉकिंग करते हैं। दिस इज इंट्रामेडुलरी फीमर इंटरलॉकिंग नेल, ठीक है। फीमर में जो बो होता है उसको मेंटेन करने की कोशिश होती है, एंटीरियर बो होता है फीमर में, तो ये डायरेक्शन में फीमर अंदर जाती है। इंटरलॉक करने के लिए स्क्रू कौन सा यूज़ करते हैं? वो लॉकिंग बोल्ट्स होते हैं, स्क्रूज नहीं होते हैं, वो ना कॉर्टिकल होते हैं ना कैंसरस होते हैं, दीज आर लॉकिंग बोल्ट्स। उसके बाद एक ये भी है, ये क्या चीज़ है? कम से कम कुछ नहीं याद आया ना, तो ये तो बोल ही सकते हो कि ये नेल है, इंटरमेडुलरी नेल है, तो इतना है कि पासिंग मार्क्स तक तो होगा कि पता है नेल का आइडिया है क्या चीज़ है। उसके बाद फिर आगे की बात होगी कि कौन सी किस पार्ट की नेल है, ठीक है। जैसे टिबियल इंटरलॉकिंग नेल, ये टिबिया में जाती है। इसमें एक एंटीरियरली बेंड दिख रहा है, दिख रहा है कर्वेचर सबको, हल्का सा बेंड है। ये क्यों होता है? ये हर्जॉग बेंड कहते हैं इसको। ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, मेन बस ध्यान रखना कि एक बेंड होता है इसमें एंटीरियरली, टिबिया प्रॉक्सिमल टिबिया के नेटवर्क को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ठीक है, ताकि ईज ऑफ इंसर्शन हो जाए, नेल को आसानी से कैनाल के अंदर डाल दिया जाए, ठीक है। ये टिबियल इंटरलॉकिंग नेल है। अगेन इसमें भी वो स्क्रूज हैं आपके पास, सॉरी बोल्ट्स के ऑप्शन हैं लॉक करने के लिए। फ्रैक्चर को रिड्यूस करके आपने डाला, उसको बाद लॉक कर लिया बाहर से, ठीक है। ये हो गए आपके दो नेल, फीमर इंटरलॉकिंग नेल, टिबिया इंटरलॉकिंग नेल, ठीक है। ये रॉड है, इसको नेल मत कहना, ठीक है, लोग कह देते नेल है, ये रॉड है सिंपल, ठीक है। और एक इसमें देखने एक और नेल पड़ी वहाँ पर है, के नेल है इसमें, उसका यूज़ बहुत कम हो गया, हिस्टोरिकली यूज़ करते थे उसको। सबसे पहली फर्स्ट जनरेशन आप समझ रहे हो उसको, बिल्कुल ऐसी ही सेम होती है, उसमें लॉकिंग के ऑप्शंस नहीं होंगे, ठीक है। और यहाँ पूरे उसमें एक सेरेशन होगा, यानी कटी हुई होगी, वो समझ में आ रहा है, थ्रू एंड थ्रू कट होगा, जैसे ये यहाँ पर छोटा सा कट दिख रहा है, वो थ्रू एंड थ्रू कटा होगा। अच्छा। और क्रॉस सेक्शन में भी लाइक क्लोवर लीफ, इस शेप का होगा थोड़ा, ठीक है। तो पहले यूज़ करते थे उस नेल को, वो रखी हुई है डिपार्टमेंट में, वो मैं रखी तो थी लेकिन पता नहीं आई नहीं, तो के नेल थी, अब यूज़ नहीं होती। कौन सा पार्ट में डाल, फीमर की? फीमर में, टिबिया में, ह्यूमरस में, जहाँ कहाँ पर भी डाल सकते हैं, अलग अलग के नेल्स आती है उसके लिए, ठीक है। और अब क्या बचा है, ये क्या है? बोलर स्ट्रप, वेरी गुड। क्या यूज, बोलर स्ट्रप, क्या यूज़ होता है इसका? नेल समझ में आ गई ना, इसको रख दो मैं, ठीक है। ये जब एक और
ये तो हाँ ठीक है। ये क्या है? स्टीनमैन पिन, ठीक है ना। ये क्या है? डिफरेंस समझ में आ रहा है? इन दोनों में कुछ डिफरेंस है भी, सेम चीज़ है? है ना, बीच में है। डेनहम पिन कहते हैं इसको। डेनहम पिन। बीच में इसमें सेरेशंस दिख रहे हैं ना, तो ये डेनहम पिन है। स्मूथ है, पॉइंटेड एंड है, स्टीनमैन पिन है, ठीक है। इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस है एंड में, ठीक है। डेनहम में इसमें एक फर्क है, ये सेरेशंस के एंड में। दिस इज शैंस पिन, SCHANZ, शैंस पिन, ठीक है ना। तो बेसिकली यही 3 टाइप की पिन्स जो हैं, वैसे तो बहुत टाइप की आती हैं, लेकिन ये 3 टाइप की इंपॉर्टेंट पिन्स है जो एग्जाम में पूछते हैं लोग, ठीक है। तो स्टीनमैन पिन हो गई, डेनहम पिन हो गई, शैंस पिन हो गई। यूज़ क्या क्या होते हैं इसके? हाँ, स्टीनमैन पिन का यूजुअली हम लोग काम करते हैं बोन में ट्रैक्शन लगाने के लिए। स्केलेटल ट्रैक्शन, स्किन ट्रैक्शन पड़े हैं ना, वो है। तो स्टीनमैन पिन बोन में ट्रैक्शन लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं। डेनहम पिन का, डेनहम पिन वहाँ यूज़ करते हैं जब कैंसरस एरिया में आपको होल्ड चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको कैल्केनियम में अगर डालना है पिन आपको वहाँ स्लिप ऑफ ना हो, कैल्केनियम में अगर मैं ये डाल दूँगा, कैल्केनियम में कैंसरस बोन है, तो वहाँ पे कॉर्टिकल होल्ड तो होगा नहीं, टेंडेंसी होगी स्लिप करने की, मूव करने की इसके बोन के अंदर, तो एक स्टेबल आपको कंस्ट्रक्ट नहीं मिलेगा। जब आप ये पिन डालेंगे तो कैल्केनियम में थ्रू पास हो गई, बीच में आके फंस जाएगी कैंसरस एरिया में, ठीक है। तो डेनहम पिन का काम यही होता है। और ये शैंस पिन, ये एक्सटर्नल फिक्सेटर में यूज़ करते हैं हम लोग। अभी एक्सटर्नल फिक्सेटर की बात हो रही है, ये फिक्सेटर, ये पतली है, 4.5 mm की, और भी 5 mm की मोटी पिन्स भी आती हैं, ठीक है ना। अब ये है एक्सटर्नल फिक्सेटर के पार्ट। एक्सटर्नल फिक्सेटर में शैंस पिन का यूज़ होता है, इसी से हम एक्सटर्नल फिक्सेटर कंस्ट्रक्ट बनाते हैं। ये ट्यूबुलर रॉड हो गई आपकी, ठीक है। ये क्लैंप हो गया, ठीक है। कोई अगर पूछता है क्या चीज़ है, क्या बोल रहे हैं? क्लैंप है, सिंपल क्लैंप है। कहाँ यूज़ होता है इसका? असेंबली ऑफ एक्सटर्नल फिक्सेटर में यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। इसमें सबको एक शेप दिख रहा है यहाँ पे, एक तो बड़ा सा ये दिख रहा होगा, ठीक है। दिस इज़ फॉर द रॉड, ये रॉड पास करने के लिए, ये लूज़ हो जाता है यहाँ से, ठीक है। ये इसको स्पैनर से, रेंच से जो खोल के लूज़ होकर अंदर चले जाएगा, ठीक है। ये अंदर जाता है पूरा प्रॉपर, ठीक है। ये अंदर गया। एक और शेप दिख रहा है यहाँ पर, ये दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, ये, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ फीमर बोन है, अगर ये मेरा हाथ फीमर बोन है, तो यहाँ पर मैंने एक ऐसे करके रॉड लगा दी, उसके थ्रू मैंने 3-4 क्लैंप रखे हैं यहाँ पे, और उसके थ्रू पिन डाल के बाहर से होल्ड कर लिया उसको। इमेजिन कर लिया ना कैसे कंस्ट्रक्ट होता होगा फिक्सेटर का, ये कंस्ट्रक्ट होता है बस, ठीक है। यही पूछेंगे बेसिकली कि इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ क्या है। ये नेल नहीं है, ट्यूबुलर रॉड है, बिल्कुल हॉलो है, कहीं नॉक कुछ भी नहीं है इसमें। क्लैंप हर जगह लगाने पड़ेंगे। क्लैंप जितने भी बेसिकली ये होता है कि जैसे मान के चलो ये फीमर अगर है, अगर ये फीमर है आपका, ठीक है, यहाँ फ्रैक्चर हो गई आपकी, ठीक है। तो हम एक शैंस पिन यहाँ डाली हमने, एक शैंस पिन यहाँ डाली, एक यहाँ डाली, एक यहाँ डाली, एक यहाँ डाली, ठीक है। 3 ऊपर 3 नीचे करके उसको एक रॉड, हाँ कर दीजिए, इसको कनेक्ट कर दिया आपस में, ठीक है, क्लैम्प्स के थ्रू। टोटल एक रॉड यूज़ हुई हमारी, आई बात समझ लीजिए, एक रॉड यूज़ हुई, 6 शैंस पिन यूज़ हुई और 6 क्लैंप यूज़ हो गए। क्लैंप अलग अलग टाइप के आते हैं, लेकिन बेसिक क्लैंप यही रखा जाएगा। कुछ क्लैंप डुअल क्लैंप भी होते हैं जहाँ 2 भी जा सकते हैं, ट्यूब, लेकिन बेसिक इतना ही है, इतना पता होना चाहिए। तो ये ख़त्म हो गया, इसमें आपको बचा नहीं बताएंगे। ये स्क्रूज स्पेशल टाइप के स्क्रूज हैं, ये स्पाइन में डालते हैं, स्पाइन का जो पेडिकल होता है तो पेडिकल स्क्रूज कहते हैं, ठीक है। ये पेडिकल स्क्रूज हैं। आइडेंटिफिकेशन ही हो जाए तो काफ़ी है, ज़्यादा यूजुअली नहीं पूछते हैं, ठीक है। कलर ही अलग है ना? हाँ, कलर भी अलग है और तो ये अलग ही है बिल्कुल, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है पीछे। ये क्या है? गाइड वायर, SS वायर, स्टेनलेस स्टील का वायर है। स्टील वायर। इसका यूज़, इसको हम टेंशन बैंड वायरिंग में यूज़ कर सकते हैं, हम कहीं में सर्कला, हाँ पटेला में, ठीक है। और लिकर नॉन करते हैं जहाँ हमें टेंशन बैंड यूज़ करना होता है, ठीक है। या बोन में कहीं कहीं हमें सर्कला इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन है, हम उसको बांधने के लिए तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी, ये क्या है? वो की हैंडल स्क्रू के अंदर भी तो ये वायर दे रखी तो स्क्रू के अंदर भी आपने बताया था वायर जो डालते हैं, है, वो अलग होता है, वो गाइड वायर होता है, वो पतला होता है। सर, वो भी रखा होगा यहाँ नहीं, वो पे? नहीं रखा, ठीक है। ये क्या है? ये टी हैंडल है, टी शेप का दिख रहा है ना, और हैंडल है, टी हैंडल नाम बता देना बस, ठीक है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं डाल के, इसके अंदर लेके आप स्टेनमेंट पिन को फिक्स करके अपने
इसके थ्रू आप बोन में इंसर्ट कर सकते हैं, जेंटली रोटेट कर करके, ठीक है। ये टाइट हो जाता है यहाँ से, ऐसे टाइट खराब है, ये टाइट हो जाएगा यहाँ से ना, जब फंस जाएगा उसके अंदर, फिर आप बोन में जेंटली टैप कर सकते हैं। ये नहीं करना होगा। तो किस लिए मतलब उसका यूज़ किया है? वो हाँ वही यूज़ है कि सीमेंट पिन को आपको इंसर्ट करना है ना बोन में। हाँ, ड्रिल कर लिया पहले, अब इंसर्ट कर हाथ से थोड़ी नहीं जाएगी सीमेंट पिन, किसी चीज़ से इंसर्ट कर रोटेट कर करके जाएगी। हथौड़े से भी नहीं मार सकते ऐसे करके, नहीं तो फ्रैक्चर होने का खतरा होगा। तो आप जेंटली रोटेट कर करके चले जाते हैं चक्कर में। पिन यहाँ अटैच हो जाती है ऐसे, ये पिन यहाँ इस एंड पे अटैच हो जाती है, ऐसा होता है, ठीक है। जब चली गई तो उसको खोल लिया, पिन अंदर रहेगा, ये बंद हो जाएगा। ये तो हो गया। ये क्रेमर वायर स्प्रिंट है, यूज नहीं करते हैं इसका, पता फोराम स्प्रिंटिंग में ये जो फंसा हुआ है इसके अंदर, क्रेमर वायर। फोराम का फ्रैक्चर किसी पेशेंट को अगर हो गया तो उसको इसी पे स्प्रिंट करते हैं, फर्स्ट एड समझ लो। ये क्या है? इलिज़रोव फिक्सेटर का नाम सुना है? इलिज़रोव के हाफ रिंग है, टाइप ऑफ एक्सटर्नल फिक्सेटर, ठीक है। ये नहीं पकड़ा तो ये है, ये ठीक है, राइट वाला इलिज़रोव का हाफ रिंग समझ लो इसको। बस इसी का अटैचमेंट होता है, सर्कुलर फिक्सेटर होता है, ठीक है। ये भी कंपाउंड इंजरीज में या फिर कॉम्प्लेक्स नॉन यूनियन टाइप के केसेस में इसको यूज़ करते हैं। आइडेंटिफिकेशन है मेन प्रिंसिपल, आपको पता होना चाहिए बेसिकली है क्या है, ठीक है ना। जो डिस्टल फीमर की प्लेट ये है, वो देखना चाह रहे हैं, ये एनाटॉमिकली कंट्रोल प्लेट है। ज़रूरत नहीं नाम बताने की कौन सी बोन है, क्योंकि आप बताएंगे फिर आपने गलत बता दिया अगर प्रॉक्सिमल टिबिया, तो लोग समझेंगे फ़ोटो देख के रट के आ गए हैं। तो सच है ये कि आप बेसिक अपनी चीज़ बता दें, ठीक है। वो सब तो ज़रूरत नहीं उसकी। ये क्या है? बोन निब कटर है, बोन कटर। है, ठीक है। बोन की शार्प है ना बहुत, ही काटने के लिए, बोन को काटने के लिए आपको, ये कहीं आपको शार्पन करना है, किसी बोन को निकालना है कोई इस टाइप की, तो उसके लिए यूज़ करते हैं इसको। सर एग्जांपल्स क्या हैं सर इसके? एग्जांपल मतलब कहाँ काटते हैं? कहीं एग्जांपल कोई ट्यूमर है, कहीं अच्छा, ट्यूमर हो, है, आपको निकालना है। बोन गाउज है, सॉरी बोन निबलर है, ठीक है। ये निबल करने के लिए होता है आपका, ठीक है। इसका भी सेम वही होता है, जहाँ भी आपको बोन निबल करनी है, कहीं भी हो सकता है, कोई इन्फेक्शन है आपको उसको निबल आउट करना है, कोई ऐसी चीज़ है उसको निबल आउट करना है, मोर ऑफ अ जनरल यूज़ है इसका, ठीक है। ये बोन निबलर हो गया। ये बोन होल्डिंग क्लैंप हो गया, बोन को पकड़ने के लिए। मान के चलिए फ्रैक्चर है, आपको हाथ से तो नहीं पकड़ोगे उसको, इसको फंसा के इसको ऐसे पकड़ के लाइक दिस, एक और क्लैंप लोगे, अलाइन करने की कोशिश करते हैं जब हम लोग ओपन रिडक्शन करते हैं। बोन क्लैंप, बोन क्लैंप, बोन क्लैंप, देख लो इसको हाथ में लेके। तो वो जो आपने स्टिरअप दिखाया था उसका क्या यूज़ होता है? हाँ, सब कोई यूज़, इसके थ्रू हम लोग सीमेंट पिन डालते हैं, ठीक है। और एक बॉर्डर ब्लॉन स्प्रिंट भी होता है, देखा है कभी? वो ऐसे करके जो रखा 3 होता है। पुली। हाँ 3 पुली पढ़ा है, पता नहीं तुम लोगों की क्लास में, मैंने Brown क्लास में ली थी एक बार उसकी। 3 पुली में ABC। हाँ, अलग अलग पुलीज होती हैं उसमें। तो बेसिकली ट्रैक्शन प्रोवाइड करने के लिए होता है। इसका एडवांटेज ये होता है ना, ये आप ट्रैक्शन का एंगल चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द होल असेंबली। अदरवाइज बाकी सब जगह आपको पूरा असेंबली चेंज करनी पड़ जाएगी, इसमें ये इसका यूज़ होता है। बोला ब्लॉन स्प्रिंट पे रखा हुआ है, तो उसके उसी पे ही यूज़ करते हैं इसको, इस स्ट्रप को। और ये क्या है और ये क्या है? बताओ बताओ कौन सा गाँव है, कौन सा चला नहीं चला? छील। हाँ, ये ऑस्टियोटोम है, ये ऑस्टियोटोम है, और ये चीज़ें है। कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? छोटा नहीं, चौड़ा नहीं है, चौड़ा भी है, लेकिन इसमें ये है ना, बेवलिंग दिखते हैं हम, इसमें एक बेवल्ड एज है, ठीक है। इसमें दोनों साइड एज है, चिजल में ये करना है, ठीक है। और ये ऑस्टियोटोम ये है, इसमें दोनों साइड बेवलिंग है, ठीक है। अब देख लो जल्दी जल्दी बढ़ा के आपस में, ये पूछेंगे 101% क्वेश्चन। सर दोनों में फिर यूज़ क्या है, मतलब अलग अलग? बोन चिजल का नाम क्या है? चिजल करना बोन को, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये बोन है आपकी, ऊपर एक कोई ग्रोथ निकली हुई है, आपको चिजल करना है, बस उसको आपको निकालना है, ठीक है। सॉसराइजेशन का नाम सुना है? सॉसर जो यूएफओ टाइप, जो सॉसर टाइप कैविटी बना देते हैं, वो चिजल से बनाते हैं, ठीक है। हम उसको चिजल करते हैं। ऑस्टियोटोम का काम क्या होता है? बोन को डिवाइड करना है, काटना पूरा, ठीक है।
ऑस्टियोटोम का बेसिकली काम होता है बोन का देख लिया तुम लोगों ने यहाँ पे हाँ देखो ये चिजलर है, हाँ ऑस्टियोटोम नाम ही है ना, काट देगा लग गया ऐसा ही। इसका और इसके यूज में क्या फर्क आएगा? मोर हाँ यही यूज़ होता है इसमें भी। कभी कभार ऐसे कोई पतली बोन है वो आप इससे काट सकते हैं, ठीक है, कोई वायर भी काट सकते हैं, यूजुअली बोन कटाई लेकिन ठीक है। ये आपके बड़ी बड़ी बोन्स के लिए आपको ऑस्टियोटमी की फीमर की ऑस्टियोटमी करनी है तो ऑस्टियोटमी आप इससे नहीं कर पाएंगे, फीमर तो इसमें आएगी भी नहीं, इसलिए आपको ऑस्टियोटमी करनी सर निबल, है। हैमर ही कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। सर निबल और कटर का अलग अलग यूज़ होता है कहीं, जैसे दोनों काटने के लिए? निबल करने का कटने में फ़र्क होता है। निबल आप बेसिकली ऐसे एक टाइप से क्यूरेट समझ लीजिए आप, है ना, वो निबलर का काम होता है, वो एक ब्लंट टाइप का काम करेगा। कटर शार्प काटेगा वो, ठीक, ठीक है, वो है इसका। छोटा छोटा ये- वाले ना। एक सेकंड ये क्या है? ये वही सॉफ्ट करने के लिए। हाँ बताओ। पेरियोस्टियम नहीं है यार, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है ही नहीं यहाँ पर। ये बोन गाउज है, ठीक है, बोन गाउज। ये क्या काम है इसका? बोन को आपको निकालना कहीं से। फॉर एग्जांपल आपने आइलिक क्रेस्ट निकाला, ठीक है, आपने ग्राफ निकालते हैं आइलिक क्रेस्ट का, तो कैंसरस एरिया को हम गाउज करते हैं तो इसी के थ्रू यहाँ पर लगाते हैं, हल्के हल्के माइलेट करते हैं, तो इसके अंदर कैंसरस बोन आती जाती है। ये बोन गाउज का काम होता है ग्राफ्टिंग में, तो जहाँ बोन गाउज यूज़ कर सकते हैं। पेरियोस्टिक डिपार्टमेंट में अब नहीं वो लिखा तो सर नहीं, थॉमस प्रिंट भी नहीं होगा रखा हुआ? थॉमस स्प्रिंट रखा है, ठीक है। एक्चुअली आइडिया नहीं था कि एक ही क्लास, मुझे लगा था कल तुम लोगों की फिर से क्लास होगी, दूसरे बैच दूसरे बैच की है ना। ये तो वरना तो यूजुअली 4-5 बार होती थी इंस्ट्रूमेंट से इम्प्लांट क्लास, ये तो लास्ट ईयर तो ऐसे ही हुआ था। इस बार बहुत बुरा हाल है। ये भी DHS है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं है इसमें, ठीक है, जो एग्ज़ाम में रखी होंगी अभी भी। एक्सिलरी क्लचेस रखे होंगे, ठीक है ना, और थॉमस स्प्रिंट रखा होगा, और कुछ पूछते भी हैं वो। हम लोगों को लग रहा था कि शायद हाँ ठीक है, एक्सिलरी क्लचेस होंगी, और स्टीम बैक फुट एबडक्शन ब्रेस है, SFAB। या बीच में कभी टाइम मिलेगा तो डिपार्टमेंट आके देखिए ना, अगर किसी का सर कंटिन्यूस पेपर है और सर। टाइम में दिखा सकते हैं। जो वार्ड में पार्ट भी बता दीजिए प्रैक्टिकल में कैसे होता है। सर बोन्स भी रखी होंगी नॉर्मल? बोन्स नहीं पूछता है बिल्कुल, इसी पे मोर और लेस इस पे वाइवा होगा। हिप का केस पढ़ लो, स्पाइन का केस पढ़ लो, है ना, और एल्बो पढ़ लो, CTV पढ़ लो, 4-5 केस पढ़ लो, इसके बाहर तो नहीं पूछेंगे बस कोई। सब पेशेंट मिलेगा? अब तो मिलना चाहिए पेशेंट, अब तो क्योंकि कोरोना खत्म हो गया। तो सर हमें एक तो एक ही केस मिलता है बस, UG में तो एक केस मिलेगा कोई। क्या क्या वाइब और क्या क्या पेशेंट रखे होते हैं मतलब मेन अगर उसमें पास हो गए ना मेन केस में, तो फिर ये सब जो सेकेंडरी चीज़ है, अगर वहीं लटक गए तो फिर यहाँ तो कितना ही बता लो कोई मतलब नहीं बनता। मेन केस है, हिप का केस पढ़ लो। हिप तो एग्जामिनेशन मस्ट है, हिप तो हर किसी को आना चाहिए ना, हिप का अच्छे से प्रॉपर एग्जामिनेशन। स्पाइन बिल्कुल मस्ट है, अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी होती है हिप या स्पाइन में से कोई एक तो मिल ही जाएगा किसी को। बच्चा कोचा फिर होगा क्यूबाइटस वायरस गनस्टॉक डिफॉर्मिटी मिलेगा, या फिर CTV मिलेगा। ये 4 केस में से 99% चांस है इसमें से कोई एक केस मिलेगा। या फिर आप सर्जरी में स्वेलिंग पढ़ते हो तो वो स्वेलिंग यहाँ पे भी मिल सकती है, कोई ट्यूमर हो सकता है। वो बस मोर और लेस सेम एग्जामिनेशन होता है उसका, लेकिन वाइवा थोड़ा अलग जाता है, थ्योरेटिकल पार्ट है वो। एग्जामिनेशन जो मेन सीखने वाला है वो हिप है, स्पाइन है, एल्बो है, और बच्चों में CTV होता है। CTV मिल जाता है आसानी से एग्जाम में, एक आध बच्चा तो आ ही जाता है उसमें। CTV में फिर एंगल भी बताने होते हैं कि इतना इन्वर्जन है, इतना एंगल तो नहीं बताने होते हैं बेसिकली, तुम्हें प्रॉपर एक प्रॉपर एग्जामिनेशन आना चाहिए CTV का। कॉन्सेप्टिव टेक्निक पता होनी चाहिए, कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, प्रोटोकॉल पूरा पता होना चाहिए उसका। सब कैसे इक्वाइनस देखेंगे, कैसे डिफॉर्मिटी हाँ देखते कैसे, केवस कहाँ से देखेंगे आप, एडक्शन कहाँ पर होता है कैसे देखेंगे, वेरस कहाँ पर होता है कैसे देखेंगे, है ना। इक्वाइनस, आपको इक्वाइनस अगर सामने से देख रहा है तो उसको मतलब उसको इक्वाइनस देखना नहीं आता ना, लेटरल से देखना पड़ेगा आपको। तो ये सब चीज़ों का आइडिया बेसिक थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर डम की तरफ कुछ भी जाके रैंडमली बोलना शुरू कर दोगे समझ जाएंगे कि नहीं पता इसको कुछ भी। थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, वरना ज़्यादा मेरे ख्याल से वो लोग नहीं माइंड करते, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल भी जाएगा। तो हिप, स्पाइन और एल्बो, ये 3 तो पढ़ लो अच्छे से, ये पूछेंगे सवाल इस पर। थियोरेटिकल में ट्यूबरक्लोसिस, हिप और ट्यूबरक्लोसिस, स्पाइन। सर ट्यूमर में सर यहाँ पर कौन सा कॉमन आता है? ऑस्टियोसार्कोमा ही आएगा मोस्ट कॉमन, या जाइंट सेल ट्यूमर होगा, इन दोनों में से कोई ट्यूमर होगा। ये ABC हो सकता है, ऑस्टियोसार्कोमा, या ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा हो सकता है, 4 हैं, सार्कोमा, कॉन्ड्रोमा, ABC, जाइंट सेल ट्यूमर, इनमें से कोई एक 100% कोई ट्यूमर होगा। बहुत ही रेयर रीविंग्स हो सकता है, कोई बहुत ही रेयर होगा, लेकिन नहीं 4 तो हैं, 4 पढ़ लो बस, ठीक है। उसके अलावा बाकी प्रोसेसेस जयपुर फुट हैं और ये सब चीज़ें हैं, सैक फुट हैं, ये सब वो भी तो नहीं है इसमें सर, वो भी तो नहीं है। हाँ जैसे हाँ वो टाइम हो गया ना, 3 बज गए ना।
एक्सरेज भी है। फिर एक्सरेज कौन कौन से होते हैं मेनली? सारे तो नहीं एक्सरे रखेंगे ना, बेसिकली फ्रैक्चर की होंगी, ठीक है। फ्रैक्चर मोंटेजिया फ्रैक्चर रखा है, गलियाजी रखा हुआ है, फ्रैक्चर नेक फीमर रखा है, डिस्लोकेशन शोल्डर रखा है, डिस्लोकेशन हिप रखा है। एक्सरेज तो बहुत हैं, एक्सरेज तो बहुत हैं। हाँ मतलब ये जो वाइवा होता है ना, एक साथ होता है वाइवा। जो सर ये ले रहे होंगे वही तुम्हें एक्सरेज भी दिखा देंगे, वही तुम्हें उनमें से कुछ स्पेसिमेन में लूज बॉडीज़ रखी हुई हैं। लूज बॉडीज़ भी पूछते हैं ज़्यादा, ट्यूमर वगैरह नहीं पूछते हैं यूजुअली, मैंने तो नहीं देखा पूछते हुए किसी को अभी तक। लूज बॉडीज लूज बॉडीज़ रखी हैं, वाइट सी रखी हुई हैं डिपार्टमेंट में। हाँ वही डिपार्टमेंट में तो रखी ये हुई जो हैं। एक्सरे स्पेसिमेन है जो लास्ट बैचेस को दिखाए गए हैं, सेम होते हैं या फिर हर बार चेंज हो जाते हैं? मोर और लेस सेम रहते हैं, ज़्यादा टाइम पे स्पेसिमेन तो सेम ही रहते हैं। और एक्सरेज स्पेसिमेन सेम रहते हैं, एक्सरेज चेंज हो सकते हैं। एक्सरेज तो ऐसा होता है ना, एग्जाम्स 10 दिन पहले भी कलेक्ट हो जाते हैं तो नए, वो तो कभी भी कोई फोटो खींच के डाल देगा लैपटॉप पे, नए आ जाएंगे वो तो। लेकिन पता होना चाहिए फ्रैक्चर्स किस टाइप के दिखते हैं, कैसा फ्रैक्चर दिखता है, बिल्कुल वो आई है ना। फ्रैक्चर लिख लो, मोंटेजिया, गलियाजी, नेक फीमर, इंटरट्रोकेंट्रिक, ये 4 फ्रैक्चर के और ट्यूमर्स के एक्सरे सर्च कर लेना गूगल वगैरह पे। नहीं तो फिर कभी भाई अब टाइम कम है, अदरवाइज तो वार्ड में ये चीज़ तो वार्ड में ही मिल सकती है, मोबाइल में भी किसी के। सब हैं बुक्स। हाँ तो JR वगैरह सबके पास सेव रहता है। फ्रैक्चर कोड तो मिल ही जाएगी। नहीं, वो तो वीडियोस भी हैं। हाँ तो वो तो है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। मेन भाई तो एग्जाम से दे रहा अच्छा एक टाइप का स्टू होता है टैपिंग और सेल्फ टैपिंग, नहीं बताया था? नॉन टैपिंग नहीं सर, आपने बताया। एक टाइप का स्क्रू होता है टैपिंग और एक होता है नॉन टैपिंग, ठीक है। टैप मतलब होता है आपने ड्रिल करा, ठीक है। अब ड्रिल करा, ड्रिल में सेक्शन नहीं बनाते हैं ड्रिल, है ना। ड्रिल तो आप सीधे सर्कुलर होल बना देगा। उसको अंदर डालने के लिए ग्रूव्स कैसे बनेंगे उसके लिए टैप करते हैं हम लोग। इंस्ट्रूमेंट टैप टाइप का होता है, उसको घुमाते हैं अंदर, जैसे टी हैंडल होता है, पतला ही होता है वो भी, तो सेलेक्शंस बना देता है अंदर, ठीक है। कुछ स्क्रूज होते हैं टैपिंग होते हैं, कुछ होते हैं नॉन सेल्फ टैपिंग, ठीक है। अब ये स्क्रू है, इस स्क्रू में एक बेसिक डिफरेंस ये दिख रहा है, यहाँ पे इसकी एज कटी हुई दिख रही है, स्क्रू दिख रहा है यहाँ पे कटा हुआ, हाँ नहीं आया दिख रहा है, दिख रहा था। बड़ा स्क्रू। तो स्क्रू की कैरेक्टरिस्टिक्स में ये भी बताना है कि टैपिंग है नॉन टैपिंग है। अच्छे मार्क्स अगर हो जाएंगे तो लास्ट में बता देना, वरना बेसिक पहले पहचान लेना, फिर बात की बात है तो टैपिंग में भी पता हो जाएगा, ठीक है। ये जो है ना, ये टैपिंग है, इसमें फ्लोटिंग होती है, लास्ट में कटा हुआ होता है ये वाला स्क्रू जो है, ठीक है। ये नॉन सेल्फ टैपिंग है, ये सिंपल पॉइंटेड एंड है, ठीक है ना। हाँ देख लो, हाँ ये भी टैपिंग है, ठीक है। ये कटा हुआ है। ये कटा हुआ है ना भाई, दो एक जगह एक साथ रखिए दो। नहीं हाँ कटी तो पॉइंटेड है ना, तो वो होगा, सुन लो, जिसमें कटा हुआ होगा ना वो सेल्फ टैपिंग होगा। अच्छा, उसमें आपको टैप करने की ज़रूरत नहीं है, आपने ड्रिल करा। नॉन सेल्फ टैपिंग जो होते हैं उसमें आपको टैप करना पड़ता है, ठीक है। स्क्रूज की अगर इतने सारे पॉइंट बता दोगे तो मोर देन इनफ है, इतना ज़्यादा कोई नहीं पूछेगा। मेन है आइडेंटिफाई कर देना, भाई non tapping आइडेंटिफाई के कर बाद- दो काम हो जाएगा। नॉन टैपिंग दियो भाई, बस देख तो ले। ये नॉन टैपिंग देखो, एक स्क्रू दिखा दो इसको, नाइस। इसकी का प्लेस है ना, थ्रेड्स में है और भाई ऊपर है, examination से ऑलमोस्ट निकाल लो। बराबर है। और ये 1 घंटे की तो लॉकिंग नॉन लॉकिंग बताऊँ मैं तो अपना निकल जाऊँगा, पीछे बोलता रहेगा तो बोल। तो फिर ठीक है, हम 90% में खुश हैं। स्पेसिमेन ट्यूमर्स के ही हैं, ट्यूमर ही है वो बेसिकली। ट्यूमर तो अब किसी को इतना क्लियर कट तो कोई भी देख के नहीं, इतने पुराने स्पेसिमेन सब एक ही जैसे लगते हैं, ठीक है ना। सर, बॉडी पूछते हैं ट्यूमर में हम डायरेक्ट नाम तो नहीं ले सकते ना, बिना हिस्टो के उसका। नहीं, नाम वाम मत लेना किसी बिना हिस्टो के को। नाम वो ले देना कि लेते सर कौन सी बोन है पहले पहचान लेना, ह्यूमरस में से आ रहा है, फीमर में से आ रहा है। मैलिग्नेंट सर, इट इज़ अ ट्यूमर राइजिंग फ्रॉम द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ह्यूमरस, फॉर्मली फिक्स्ड एंड स्टेल। इन्हीं सब बातों में घुमाओ तो सर खुद ही पूछ लेंगे, अच्छा बताओ प्रॉक्सिमल ह्यूमरस से कौन कौन से ट्यूमर्स आते हैं, इस टाइप से वाइब हो जाएगा। उसमें हिस्टोलॉजी कोई नहीं पूछेगा, नहीं, मतलब उसके बिना बोल भी नहीं सकते कौन सा ट्यूमर है। उतना आइडिया होना चाहिए कि ऑस्टियोसार्कोमा किस एज में होता है, EPC किस एज में होता है, कैसा दिखता है, मोटा मोटा पूरा आइडिया। स्पेसिमेन मैंने आपने बताया लूज बॉडीज हैं और सिंपल आइडिया ट्यूमर। ट्यूमर है। ये नहीं पूछेगा।